हेलो स्टूडेंट्स, सोशल साइंस विद एसके सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे इटली का एकीकरण, यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना पनपी वह किन किन देशों में क्रमिक रूप से आगे बढ़ी। उसी राष्ट्रवाद की भावना के माध्यम से आप देखेंगे कि इटली का भी एकीकरण हुआ। आप जानते हैं कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय के बाद वियना कांग्रेस की स्थापना हुई और वियना कांग्रेस ने इटली के राष्ट्रवाद की उपेक्षा की, जिसका प्रभाव वियना कांग्रेस के माध्यम से देखने को मिलता है, क्योंकि इटली के छोटे छोटे भागों को कई लोगों में बांट दिया गया। आप देख रहे हैं कि नेपल्स तथा सिसिली में फर्डिनेंड प्रथम की सत्ता, यानी नेपल्स और सिसिली जो है यह फर्डिनेंड प्रथम को दिया गया। इसके अलावा लोम्बार्डी तथा वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। लोम्बार्डी और वेनेशिया का जो क्षेत्र था वह क्षेत्र ऑस्ट्रिया के अधिकार में आ गया। इसके अलावा रोम पोप के अधिकार में था। पोप रोमन साम्राज्य का प्रमुख पदाधिकारी होता था, तो पोप के अधिकार में रोम था। इसके अलावा पार्मा, मेडोना एवं टस्कनी, इन राज्यों पर हैब्सबर्ग का अधिकार हुआ और सार्डिनिया तथा जिनेवा को पिडमांड में मिला दिया गया। तो इस प्रकार से वियना कांग्रेस के द्वारा इटली कई खंडों में विभक्त हो गया और इटली में राष्ट्रवाद की भावना को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन काबूर और गैरिबाल्डी जैसे लोगों के द्वारा इटली के एकीकरण को संपन्न किया गया है। लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे कि इटली के एकीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधाएं क्या क्या थी, यानी कौन कौन सी समस्या थी जो इटली को एकीकृत होने से रोक रही थी। जिसमें पहली बाधा ऑस्ट्रिया की समस्या थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो प्रमुख शासक था वह नहीं चाह रहा था कि जो ऑस्ट्रिया इटली पर अधिकार किए हुए था तो उसका नियंत्रण इटली से हट जाए, या इटली के जिन क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था ऑस्ट्रिया उन क्षेत्रों को खाली नहीं करना चाह रहा था। दूसरी समस्या थी पोप का रोम पर अधिकार था, उसे हटाना कठिन कार्य था, क्योंकि रोम पर पोप का प्रभुत्व था, तो रोम से पोप को हटाना बहुत ही कठिन कार्य था। ये इटली के एकीकरण की प्रमुख समस्या थी। और तीसरी प्रमुख समस्या है इटली के राज्यों में वैमनस्य। इटली के जो छोटे छोटे राज्य थे उन राज्यों में आपसी प्रतिद्वंदिता, आपसी वैमनस्य बना हुआ था, जिसके कारण इटली को एकीकृत करने में कठिनाई आ रही थी। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है यूरोप के अन्य राज्यों का इटली के मामलों में हस्तक्षेप। यूरोपीय देश जो थे, जो यूरोप के समृद्धशाली देश थे, वे देश
इटली के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। वो नहीं चाह रहे थे कि इटली एक मजबूत राष्ट्र बन करके उभरे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इटली के एकीकरण के मार्ग में क्या क्या बाधाएं थी। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इटली को कैसे एकीकृत किया गया। आप देख रहे हैं इटली का एकीकरण, इटली के एकीकरण के प्रमुख चरण, जिसमें क्रमिक रूप से इटली कैसे एकीकृत हुआ, उसके विभिन्न राज्य कैसे संगठित हुए, उसमें आप एक एक चरणों को देखेंगे क्रमिक रूप से। प्रथम चरण आइए देखते हैं। प्रथम चरण जिसमें लोम्बार्डी से ऑस्ट्रिया के प्रभाव का अंत किया गया, यानी लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार समाप्त हो गया और लोम्बार्डी को पिडमांट में मिला दिया गया। तो 1852 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर इमानुएल द्वितीय ने काबूल को प्रधानमंत्री बनाया। काबूल बड़ा ही योग्य और प्रतिभावान व्यक्ति था, बड़ा ही साहसी व्यक्ति था और उसने अपने ज्ञान के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर, अपने विवेक के द्वारा इटली को एकीकृत करने का प्रयास किया। उसके प्रयास से लोम्बार्डी जो है वह ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त हो सका। तो प्रथम चरण में आप देख रहे हैं कि लोम्बार्डी को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑस्ट्रिया तथा पिडमांट में युद्ध हुआ 29 अप्रैल 1859 ईस्वी को, और इस युद्ध में काबूल ने फ्रांस से सहायता ली। बड़े एक कूटनीतिक तरीके से उसने फ्रांस को अपनी ओर मिलाया और फ्रांस की सहायता मिल जाने पर फ्रांस और पिडमांट की संयुक्त सेना ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। इस प्रकार से ऑस्ट्रिया के साथ विला फ्रैंका की संधि हुई। विला फ्रैंका की संधि के बाद लोम्बार्डी पर पिडमांट का अधिकार हो गया। यानी प्रथम चरण में इटली के एकीकरण में लोम्बार्डी को इटली में मिलाया गया और लोम्बार्डी को एकीकृत करने में, लोम्बार्डी को इटली में मिलाने में काबूल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आइए दूसरे चरण में देखते हैं। दूसरे चरण में पार्मा, मेडोना तथा टस्कनी पर अधिकार 1860 ईस्वी में हुआ। यानी काबूल ने अपने व्यक्तित्व, अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए इन राज्यों पर, पार्मा, मेडोना तथा टस्कनी, वहां की जनता को उकसाया और वहां के लोग जनमत संग्रह के माध्यम से ये चाहे कि हम जो है अपने साम्राज्य को इटली के साथ मिला दें। तो इस प्रकार से 1860 ईस्वी में इटली के एकीकरण का दूसरा चरण, जिसमें पार्मा, मेडोना तथा टस्कनी ये राज्य भी इटली से मिले और दूसरा चरण संपन्न हुआ। तीसरे चरण में सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार किया गया। सिसिली और नेपल्स को एकीकृत करने में, इटली में मिलाने में गैरिबाल्डी का विशेष रूप से योगदान है। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की विशेष भूमिका है। गैरिबाल्डी ने भी इटली को एकीकृत करने का प्रयास किया और उसने इटली के एकीकरण में विशेष सहयोग किया। तो गैरिबाल्डी ने सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार करके उसे इटली में मिलाया। तो तृतीय चरण के माध्यम से आप देख रहे हैं कि सिसिली और नेपल्स भी इटली में एकीकृत हुआ। चौथे चरण में आइए देखते हैं। 1861 ईस्वी में
काबूल की मृत्यु हो गई और काबूल की मृत्यु होने के बाद भी अभी वेनेशिया और रोम दो ऐसे इलाके बचे हुए थे जो इटली में उनका एकीकरण नहीं हो सका था। तो 1861 ईस्वी में काबूल की मृत्यु हो जाने के बाद भी सम्राट विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने वेनेशिया पर अधिकार किया वहां, और पंचम चरण के माध्यम से प्रशा के साथ युद्ध के होने के बाद भी, फ्रांस प्रशा युद्ध होने के साथ ही रोम से फ्रांस का प्रभाव जब कम हुआ तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने रोम पर भी अधिकार कर लिया और रोम से पोप की सत्ता समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से पंचम चरण में इटली पूरी तरह से एकीकृत हो गया, अर्थात रोम पर भी इटली का अधिकार हो गया और विक्टर इमैनुअल द्वितीय पूरे इटली का सम्राट बना और रोम को इटली की राजधानी घोषित की गई। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि कैसे इटली का एकीकरण हुआ। आप जानिए कि परीक्षा के दृष्टि से यह बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी तथा काबूल के योगदान का वर्णन कीजिए। तो आप इस पाठ को विशेष रूप से देखेंगे और तैयार करेंगे।